नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से जो केंद्रीय कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 25 लाख के आसपास में है और राज्य के कर्मचारी जो अलग अलग राज्यों में सेवारत हैं, एनपीएस एम्प्लॉय के तौर पे वो कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर पीएफआरडीए ने फंड को लेकर और पेंशन को लेकर किस तरीके के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो नोटिस जारी किया है, ये आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो में इसी विषय पे समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं और एनपीएस के लाभ को अगर आप समझना चाहते हैं कि इस बदलाव में आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा या कुछ नुकसान होगा, कितने सालों तक एनपीएस आपको पेंशन देने का मानक तय कर रहा है और कैसे आपको सेवानिवृत्ति के समय जो 60% राशि जो दे दी जाती थी, कैसे आप उस राशि को भी छोड़ के पीएफआरडीए में ही आप उस राशि को छोड़ के पीएफआरडीए से उसके एवज में, उसके बदले में आप पेंशन तय कर सकते हैं। इन सारे बातों को इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना की मांग जो कंटिन्यू चल रहा है, खास करके जो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो एनपीएस या यूपीएस में कवर है, उन लोगों का मांग है कि पुरानी पेंशन सीसीएस पेंशन रूल 1972 को हूबहू पैटर्न में लागू किया जाए। इसी बीच आप विगत देखे होंगे कि एक सप्ताह के अंदर में महाराष्ट्र सरकार ने भी आरएनपीएस को लागू किया, यानी एनपीएस रिव्यू को लागू किया। एनपीएस रिव्यू में ये बात को शामिल किया गया कि जो लोग एनपीएस एम्प्लॉय रहेंगे और 20 सालों तक जो सेवा करेंगे, उनको 50% जो उनके अंतिम बेसिक सैलरी है उसका 50% और डीए के मानक तय करके उनको पेंशन दिया जाएगा। ये सब बातें आरएनपीएस में कुछ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपने एम्प्लॉय को दिया, ये कुछ मामलों में एनपीएस सब्सक्राइबर को वर्तमान समय में मिलने वाले लाभों के तुलना में कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक मानक तय किया गया कि आपको रिव्यू एनपीएस में जो आपको सेवानिवृत्ति के समय 60% राशि दी जाती थी, उसको आपको रिव्यू एनपीएस में छोड़ देना पड़ेगा। अब इसको लेकर कर्मचारी बड़ा संशय में रहे थे कि उनके वर्षों की जो 10% की जो कटौती जो किया गया है वेतन से और 14% जो सरकार ऐड करती है, ये 24% राशि छोड़ने के बाद क्या 50% बेसिक का और डीए मिलने से क्या उनको इतने सालों की नौकरी का जो एक कटौती मानक जो तय किया था, क्या उसका भरपाई पेंशन से पूरा हो पाएगा? तो कर्मचारी इससे असंतुष्ट ही थे कि इसी बीच में एक नया जो बात निकल कर एनपीएस को लेकर जो आया है, तो उसमें जो सबसे नई बात आया है कि एनपीएस नियमों में बड़ा बदलाव। अब एकमुश्त के बजाय मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक निकाल सकेंगे फंड। यानी ये कौन से फंड की बात कर रहा है कि आप एनपीएस से आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप या एनुअली आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो पेंशन फंड है, इसको लेकर एक मुश्त राशि निकालने के बजाय किस्तों में पैसे निकालने की जो व्यवस्था एनपीएस में शुरू किया गया है, ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि एनपीएस में जब आफ्टर सेवानिवृत्ति जो 60% की राशि जो सब्सक्राइबर को दिया जाता है और 40% की राशि पर जो एन्यूटी खरीदा जाता है और इसी एन्यूटी पे आपका जो मासिक पेंशन जिसको बोलते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, वो एन्यूटी 40% पे ही एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब क्या मानक तय हो रहा है कि ये 60% राशि जो सेवानिवृत्ति पे है, ये आप पीएफआरडीए में छोड़ दीजिए और 40% जो ये आपका पहले से ही सेवानिवृत्ति के समय जो नियम था कि आपको 40% छोड़ देना पड़ेगा, यानी आपको 100% राशि जो है वो पीएफआरडीए में छोड़ दीजिए और यहाँ 100% राशि पे आपको पेंशन दिया जाएगा। ये सेंट्रल लेवल पे अभी ये चर्चाएं चल रहे हैं। अब ये 100% राशि को कह रहा है कि पेंशन के तौर पे हम, अगर आप पेंशन लेना चाहेंगे राशि छोड़ने के बाद, तो आपको मंथली भी देंगे, या अगर आप 3 महीने पे लेना चाहेंगे तो 3 महीने पे देंगे, 6 महीना पे लेना चाहेंगे तो 6 महीने पे, और 1 साल पे अगर लेना चाहेंगे तो ये आपके 100% राशि पे जो भी मंथली पेंशन बनेगा उसको हम पेबल करेंगे। अब यहाँ पे बात ये निकल कर आता है कि क्या ये केंद्रीय कर्मचारियों का जो विकल्प जो दिया गया है, क्या इस विकल्प से केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है क्या? और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात क्या है कि एनपीएस में जब 60% राशि कर्मचारियों को दिया जाता था तो आफ्टर सेवानिवृत्त उनको लगता था कि कुछ एक अच्छा खासा अमाउंट मिला जो उसको अलग अलग जगहों
जगहों पे वो इन्वेस्ट कर सकते थे या उससे अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते थे 60% राशि से, और 40% राशि उनके जीवन काल में उससे पेंशन बनते रहता था, और जीवन काल समाप्त होने के बाद जो उनके स्पाउस या जो नॉमिनी होते थे उनको उस 40% राशि वापस करने का नियम PFRDA ने पहले से तय कर रखा था। अब यहाँ पे जो बात निकल कर आया है कि आप जो पेंशन हम देंगे, आप 100% राशि को छोड़ दीजिए और हम जो पेंशन देंगे इसके लिए 2 नियम बनाए गए। पहला नियम ये बनाया गया कि 100% राशि छोड़ने के बाद जो आप 2 विकल्प चुन सकते हैं, तो पहला विकल्प ये दिया गया कि आपको 85 वर्ष तक के उम्र तक, आपके 85 वर्ष के उम्र तक, यानी अगर आप 60 में रिटायर होते हैं तो उसके 25 वर्षों तक जो आपका 100% राशि जो छोड़ा हुआ है, 25 वर्षों तक PFRDA उस 100% अमाउंट पर आपको पेंशन का प्रावधान करेगा। लेकिन पेंशन के प्रावधान में सरकार का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं है। ये 100% ये आप ही की पैसा है जिस पर आपको मासिक आपने 10% और 14% सरकार वाला जमा करके आपने उस पर ब्याज पाया और अच्छा खासा अमाउंट को आपको PFRDA में छोड़ना होगा, और 25 सालों तक आफ्टर सेवानिवृत्त 25 सालों तक आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आपको पेंशन तय होगा 85 वर्ष तक। पहला यहाँ पे नियम ये आया, यानी जैसे ही आप 85 वर्ष की उम्र में चले जाएंगे तो आपको पेंशन मिलना NPS में बंद हो जाएगा, यानी आपकी जो 100% की राशि है वो आपका वहीं पे समाप्त हो जाएगा। पहला नियम यहाँ पे ये सिस्टम को तय कर दिया गया। दूसरा सिस्टम तय किया गया कि आपके कितने यूनिट होते हैं, क्योंकि NPS में जो यूनिट होता है उस यूनिट के आधार पे अगर आप चाहें तो आप प्रत्येक यूनिट को आप महीनों में बांटकर अलग अलग तरीके से आप उसे मासिक तौर पे प्रत्येक यूनिट को पा सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 तरीके के बात निकल कर आया। पहला कि 85 वर्ष के उम्र तक 100% राशि पर आपको पेंशन मिलेगा, और उसके बाद उस पैसे से संबंधित विशेष तौर पे कोई जिक्र नहीं किया गया कि 85 के बाद वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले 9 रुपये, जहाँ तक संभावना है कि वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ये 60% जो मिल जाता था और 40% आफ्टर डेथ मिलता था, यानी 100% पे आपको ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आपको उस पैसे को PFRDA में 85 वर्ष के बाद समाप्त आपको समझा जाएगा कि आप उस पैसे को आपने पेबल कर लिया, भुगते कर लिया है। दूसरा जो यहाँ पे यूनिट को बराबर बराबर, अगर इस तरीके से अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आप होल लाइफ लेना चाहते हैं, तो आपका जो भी यूनिट बनेगा उसको आप महीने में बांट सकते हैं कि मेरा NPS का जितना यूनिट है आप उसको आफ्टर 60 बांट दीजिए, और प्रत्येक महीने उस यूनिट का परचेज करके आपको मंथली जो है पेंशन के तौर पे PFRDA देगा। अगर इसका अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से अवलोकन में अगर जब आप जाते हैं, तो ये इस स्थिति में आप NPS सब्सक्राइबर हैं और ये जो नियम को जो अगर लाया जा रहा है कि आप इसके लिए बाध्य तो नहीं है कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप विकल्प के तौर पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा ये आने वाले समय में तो तय होगा। लेकिन वर्तमान में जब इसका अगर आप अवलोकन करते हैं तो यहाँ तक जो देखने को मिल रहा है उसमें आपको पुरानी पेंशन योजना को कमज़ोर करने की इस व्यवस्था के साथ कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कई तरीके से पेंशन प्रणाली में NPS में कई सिस्टम को लागू कर दिया गया, UPS में कई बातों को लागू कर दिया गया, रिव्यू NPS में महाराष्ट्र ने एक अपने कर्मचारियों के लिए एक अलग प्रावधान लागू कर दिया। यानी कर्मचारियों के लिए आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा उलझन हो सकता है इस व्यवस्था को लेकर कि उनकी वर्षों की कमाई जो है वो किस तरीके से पेंशन के नाम पे PFRDA के पास छोड़ देना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें अगर आते हैं तो ज़रूर हम चर्चा में लाएंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।